क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेंट लायबिलिटीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में जाता है? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस करेंट लायबिलिटीज होता है? दूसरा ऑप्शन है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा ऑप्शन है शेयर प्रीमियम। चौथा ऑप्शन है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी एज अ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करंट लायबिलिटीज, इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटीज नहीं है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, जहां नॉट लिखा रहता है ना तो वहां पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार गलती होती है, हम नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सी करंट लायबिलिटीज नहीं है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा रिडीमेबल डिवेंचर्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा अकाउंट्स पेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिडीमेबल डिवेंचर्स आर नॉट करंट लायबिलिटीज। रिडीमेबल डिवेंचर्स करंट लायबिलिटीज नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड एज। इन चारों में से बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या क्लासिफाई करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट करंट एसेट्स होते हैं? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज होती हैं? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? या बैंक ओवरड्राफ्ट नन ऑफ द अबव होता है? मतलब 3 ही थे, मतलब एक हिसाब से। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ करंट लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टॉक इन ट्रेड इज अ। स्टॉक इन ट्रेड को क्या कंसीडर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला फिक्स्ड एसेट्स। क्या स्टॉक इन ट्रेड फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? दूसरा ऑप्शन है साइटेशन एसेट्स। तीसरा ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा करंट एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करंट एसेट्स। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा असेट्स वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश आर। जो असेट्स बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या हम करंट एसेट्स कहते हैं? क्या उसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं? क्या उनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं? क्या उनको फ्लोटिंग एसेट्स कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ये लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम बड़ी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गुडविल शुड बी क्लासिफाइड एज अ। गुडविल को हम क्या क्लासिफाई करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस अगेन। क्या गुडविल करंट एसेट्स होते हैं? क्या गुडविल लिक्विड एसेट्स होते हैं? क्या गुडविल फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं? क्या गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। अदृश्य होता है गुडविल हमारा। ठीक है, तो गुडविल कैन बी कंसिडर्ड एज और क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा अगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एन आइटम ऑफ। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एन आइटम ऑफ व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा करंट एसेट्स होता है? क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा करंट लायबिलिटीज होता है? क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा नॉन करंट एसेट्स होते हैं? क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एन आइटम ऑफ करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि असेट अपीयरिंग इन बुक बट हैविंग नो वैल्यू एज नोन एज। असेट बुक में तो है लेकिन उसकी वैल्यू है ही नहीं, मतलब असली में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या हम उसे वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं? पहला ऑप्शन। क्या हम उसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं? क्या हम उसको करंट एसेट्स कहते हैं? क्या हम उसको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं? तो क्या बोलते हैं हम उसको? ऑप्शन डी, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें बुक में तो हम दिखाते हैं लेकिन असली में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस शोज द। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है ना वो क्या शो करता है? ठीक है, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न, नेट प्रॉफिट अर्न या कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट अर्न। नेट प्रॉफिट अर्न का मतलब जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, जो आपका एक हिसाब से रियल प्रॉफिट है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से अर्न करते हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े हुए होते हैं। आपको मालूम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं और उन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डिडक्ट करते हैं। लास्ट में क्या मिलता है हमको? नेट प्रॉफिट। तो इन्होंने सवाल पूछा था हमसे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है वो क्या शो करता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है वो नेट प्रॉफिट, कितना आपने कमाया, ऑप्शन सी
वो शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट शोज द, बैलेंस शीट क्या शो करता है? पहला ऑप्शन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दूसरा ऑप्शन बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, तीसरा ऑप्शन नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बैलेंस शीट क्या शो करता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसको साल के अंत में बनाते हैं, मतलब इसको अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बनाते हैं या फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि क्या मतलब टाइम खराब करना, जल्दी जल्दी बोल करके खत्म करो, ठीक है। आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स रिजल्ट इन। जब भी हम ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है इंक्रीज इन कैपिटल, जब हम ऑफिस के सामान खरीदते हैं ना, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो क्या हमारा कैपिटल बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो क्या लायबिलिटीज कम हो जाती है। तीसरा कह रहे हैं इंक्रीज इन एसेट्स, चौथा है डिक्रीज इन कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब हम ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं तो इंक्रीज इन असेट्स, ऑप्शन सी। इंक्रीज इन असेट्स, ऑप्शन सी। इंक्रीज इन असेट्स, ऑप्शन सी। सही आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रिजल्ट्स हैं। जो ओनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है, मतलब अगर ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अगर ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल भी बढ़ जाता है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट्स, ठीक है। चौथा ऑप्शन इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स। जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल भी बढ़ेगा और उसके असेट्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल रिजल्ट्स इन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, पहले आप समझिएगा कि अकाउंट्स रिसीवेबल किसे कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब समझिएगा कि अगर आपने किसी को क्रेडिट में कोई सामान दिया है, आप क्रेडिटर हो गए और सामने वाली पार्टी जो आपसे जिसने कोई सामान खरीदा है वो आपका डेटर है। आपका डेटर अगर आपको पैसे वापस कर रहा है, आप उससे जाकर के पैसे कलेक्ट कर रहे हो, अपना जो भी डेटर, जैसे हम कहते हैं ना तगादा, ठीक है। तो इसका क्या बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है। अब आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, जो पैसा हमने रिसीव करना है, अगर जब हम उस पैसे को रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस में। या 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स, क्या उससे कैपिटल भी बढ़ जाता है और एसेट्स भी बढ़ जाता है। क्या इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाता है और इंक्रीज इन एसेट्स हो जाता है, क्या उससे लायबिलिटी भी बढ़ जाती है और एसेट्स भी बढ़ जाते हैं। क्या डिक्रीज इन एसेट्स होता है और इंक्रीज इन लायबिलिटी होती है, क्या उससे हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, या डिक्रीज इन लायबिलिटी होती है एंड इंक्रीज इन एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को मैंने भी बड़ा मंथन किया, बहुत सोचा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप भी एक बार सोचिएगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन कैसे, ठीक है। अगर दिक्कत होगी कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन। इनकम अर्न किया है और कलेक्ट किया है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, और चौथा डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, यही होना चाहिए। इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन, आपने इनकम अर्न किया, ठीक है, तो जब आपने इनकम अर्न किया तो आपके एसेट्स बढ़ गए, और जब आपने रिसीव किया तो आपके एसेट्स कम हो गए, ठीक है। कैसे? देखिए, जब हमने इनकम अर्न किया तो जब हम अर्न करते हैं तो हमारे लिए एक एसेट हो जाता है, हमको मिलना है, अक्रूड इनकम जिसे हम कहते हैं ना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जब हम इनकम अर्न करते हैं तो हमारे लिए एसेट्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और जैसे ही हम उसे रिसीव कर लेते हैं तो वो जो हमने लिखा था ना एसेट्स की कैटेगरी में, वो एसेट्स की कैटेगरी से हट करके बेसिकली एसेट्स की कैटेगरी में ही रहता है, कैश में या बैंक के फॉर्म में चला आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जाकर के वो रिड्यूस भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, ठीक है। इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसेट्स एंड उसके बाद डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
सेल ऑफ लैंड फॉर ईच बिलो कॉस्ट रिजल्ट्स इन, ठीक है। इन्होंने बोला सेल ऑफ लैंड बिलो कॉस्ट फॉर ईच, अगर नहीं भी लिखते इस क्वेश्चन फॉर्मेशन में तो भी सही रहता कि सेल ऑफ लैंड बिलो कॉस्ट रिजल्ट्स इन। अगर हम लैंड को सेल कर रहे हैं और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसके नीचे अगर सेल कर रहे हैं, मतलब जो भी उसकी मार्केट प्राइस है ना, अगर हम उससे कम, अच्छा इन्होंने कॉस्ट प्राइस बोला है, कॉस्ट प्राइस का मतलब समझिएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में हमने उसको अक्वायर किया, जितने में हमने उसको खरीदा है, ठीक है। अगर हम जितने में खरीद रहे हैं किसी लैंड को उससे सस्ते में अगर उसे बेच देते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या इससे इंक्रीज इन टोटल एसेट्स होता है, क्या इससे डिक्रीज इन टोटल एसेट्स होता है, क्या इससे नो चेंज इन टोटल एसेट्स होता है, क्या इससे डिक्रीज इन लायबिलिटी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। देखिए आपने मार्केट प्राइस पे खरीदा लैंड और जिस प्राइस पे आपने खरीदा उससे सस्ते में बेच दिया तो आपके टोटल एसेट्स तो कम हो गए, एक हिसाब से आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ लैंड ऑन अकाउंट एट अ प्राइस अबव इट्स कॉस्ट रिजल्ट्स इन। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपने जिस प्राइस पे लैंड खरीदा है उस प्राइस के ऊपर अगर आपने, मतलब उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे अगर आपने लैंड को सेल कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, क्या हमारे टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, क्या हमारे टोटल एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन नो चेंज इन टोटल एसेट्स। और चौथा इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। जितने में हमने लैंड खरीदा उससे ज्यादा में हमने उसे सेल कर दिया तो इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ अ कार एट द प्राइस ऑफ 15,000। आपने एक कार खरीदी 15,000 रुपए की, टर्म फॉर 3,000 कैश एंड द बैलेंस इन 12th इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट रिजल्ट्स हैं। 15,000 की कार थी, 3,000 कैश दिया था जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट किया था आपने, और उसके बाद 12 महीने की ईएमआई थी 1,000 रुपीज की, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, इससे डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, नो चेंज इन टोटल एसेट्स, या डिक्रीज इन लायबिलिटी। सोचिए और बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, ऑप्शन ए। आपने 3,000 रुपीज दे करके 15,000 की कार परचेज कर ली तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे ना कार की वैल्यू की कितने रुपए में खरीदा। आप ये थोड़ी लिखेंगे कि आपने 3,000 में खरीदा, आप तो उस कार की पूरी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि वो आपकी बिजनेस के लिए एक हिसाब से असेट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज इन टोटल एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड हम 12 महीने की 1,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट लिख देंगे, लेकिन असेट्स में तो दिखाएंगे ना कि हमने बड़ा एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है या लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल रिजल्ट्स इन। अगेन सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला कंफ्यूजिंग था, ये थोड़ा समझने में इजी होगा कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उसका जो कलेक्शन होता है उसका क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, तीसरा नो चेंज इन टोटल एसेट्स, और चौथा कह रहे हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी। देखिए अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो हमने अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को उधार दे रखा है, उधार में सामान दे रखा है, वो हम अब रिसीव कर रहे हैं। अपने डेटर से अपना पैसा तगादा करना, अपना पैसा वापस लेना इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। जब हम उसका कलेक्शन करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल एसेट्स। यार उससे टोटल एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ना उससे टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा, ना उससे टोटल एसेट्स कम हो जाएगा, ना लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल एसेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन। अगर हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, वैसे भी काला अक्षर भैंस बराबर है तो मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लायबिलिटी हम पे करते हैं तो क्या हमारे टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे, क्या हमारे टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, क्या हमारे टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, या हमारी टोटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। अब आप पूछेगा कि कैसे। देखिए जब आप अपनी लायबिलिटी पे करते हैं तो कैश कम होगा कि नहीं होगा, और कैश हमारा टोटल एसेट्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है।
ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। जब आप लायबिलिटी पे कीजिएगा तो टोटल एसेट्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी कह रहे हैं नो चेंज इन टोटल एसेट्स। क्यों भैया, क्यों चेंज नहीं होगा बताइए मुझे। अगर आप लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो आपके एसेट्स कम होंगे, तो नो चेंज वाली भी बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं इंक्रीज इन टोटल लायबिलिटी। जब लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो इंक्रीज कहां से हो जाएगी टोटल लायबिलिटी, वो तो कम होगी, वो तो डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होता तो समझ में भी आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। डिक्रीज इन टोटल एसेट्स क्योंकि आप जब भी लायबिलिटी पे करेंगे तो कैश या बैंक से करेंगे, और कैश या बैंक आपके एसेट्स हैं, तो टोटल एसेट्स आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परचेज ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश रिजल्ट्स इन। अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं कैश में तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, अगर हम ऑफिस इक्विपमेंट्स कैश में खरीदते हैं तो क्या हमारे टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्या हमारे टोटल एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्या हमारे टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आता, या हमारी टोटल लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचिए जरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जब आप कैश में ऑफिस के इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, मतलब कैश इज योर असेट, जितना कैश जा रहा है उतनी वैल्यू का आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स भी आपके एसेट हैं, तो जितना एसेट गया उतना एसेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नो चेंज इन टोटल एसेट्स, ऑप्शन सी। ठीक है, जितना आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, कैश दिया और 1 लाख रुपए का आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया, तो नो चेंज इन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक रिजल्ट्स इन। जब हम बैंक से पैसे बोरो करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। हमने बैंक से पैसा उधार लिया है, ठीक है, तो पहला इन्होंने कहा है कि इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। अच्छा, जब बैंक से उधार लेते हैं तो एसेट्स बढ़ जा रहा है, टोटल एसेट्स बढ़ जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि जब हम बैंक से उधार लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं, तो टोटल एसेट्स रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं नो चेंज इन टोटल एसेट्स, और चौथा कह रहे हैं डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग टोटल एसेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग टोटल एसेट्स। कैसे, जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो टोटल एसेट्स रिड्यूस नहीं होगा भैया, आपने उधार लिया है तो आपके पास कैश आया है, आपका बैंक बढ़ा है, टोटल एसेट्स बढ़े हैं, तो डिक्रीज तो होगा नहीं। नो चेंज इन टोटल एसेट्स भी नहीं कह सकते क्योंकि आप बैंक से पैसे लेकर के आ रहे हो तो आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। और तीसरा कह रहे हैं कि डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटी। कैसे डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटी, आप बैंक से उधार लिया तो इंक्रीज इन टोटल लायबिलिटी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढेर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं तो हमको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारा का सारा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दें और परचेजेस माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें और ओपनिंग स्टॉक माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और चौथे में कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, पांचवा नन ऑफ दीज। तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इन ऑप्शंस को पढ़िए और समझिए। मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ा और समझा और जो मेरे हिसाब से आंसर है वो ऑप्शन बता दूं, वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी कैसे, मैं आपको ऑप्शन बी समझाता हूं कि ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें अगर हम परचेजेस करें, साल में हमने जो भी परचेज किया, ठीक है, और उसको हम क्लोजिंग स्टॉक से जब माइनस कर देते हैं तभी तो पता चलता है कि कितने रुपए का सामान हमने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के लास्ट में आफ्टर एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, एडजस्टमेंट जब आपने कर लिया, देयर इज अ बैलेंस इन प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। एक बैलेंस है प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट का, इट इज एन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे, उसे हम लायबिलिटी बोलेंगे, उसे हम असेट बोलेंगे, उसे हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। एक बार फिर से पढ़िए, ईयर के एंड में आफ्टर एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हमारे प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे हम असेट्स बोलते हैं। हमने कोई चीज प्रीपेड की है,
ठीक है, और उसका भी कुछ बैलेंस बच गया तो हमारा असेट्स हो गया। हमने हमारा प्रीपेड है ना, आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी होता। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, एक्सपेंसेस तो है नहीं, प्रीपेड आपने किया है तो इट इज योर असेट। ऑप्शन सी असेट्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ बैलेंस इन वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब भी यही आया था पिछला क्वेश्चन। अब आप जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इट शुड बी ट्रीटेड as assets, it should be treated as expenses, it should be treated as revenue, or it should be treated as liability। तो बिल्कुल सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा it should be treated as liability। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम साल के अंत में सारी चीज एडजस्ट कर देते हैं और वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में अभी भी कुछ बैलेंस बचा है, मतलब वेजेस का आउटस्टैंडिंग मतलब हमें वेजेस पे करना है, ठीक है। एक हमने अकाउंट बना रखा है कि वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, वेजेस ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो कुछ पे करने के बाद भी अगर उसमें कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो हमारी लायबिलिटी तो हुई, हमें उसे वापस पे तो करना ही पड़ेगा ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस का बैलेंस अगर कुछ बचा है तो वो बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लायबिलिटी। ठीक है।